हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। अभी आपने क्या एक मैसेज लिखा था कि एक बच्चे ने लिखा था कि सर टाइम से आ जाया करो। यार टाइम से आने की कोशिश करते हैं, मैं कौन सा पत्ते खेल रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, अभी देखो बगल में एक मशीन चल रही है, बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मशीन चल रही है। उसको रिक्वेस्ट किया मैंने कि सर मेरी क्लास है, मशीन थोड़ा सा आधे घंटे 40 मिनट बाद चला लेना। तो वो बोलने के लिए अब ठेकेदार है नहीं, मालिक है नहीं, तो मजदूर को पटाने के लिए क्या करना है। उसको 100 रुपये मैंने हाथ में दिया, मैंने कहा यार आधे घंटे चाय वाय पी के आ जा, मेरी क्लास है, क्लास चलने दो। तो इसलिए लेट हो गया था 2-3 मिनट के लिए। चलो आ गए सभी, आ गए हैं, अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है बेन जॉनसन। सो विलियम शेक्सपियर वी हैव डन, सोनेट्स हो गए हैं, ड्रामा हो गया है, जैसे कि मैंने बताया था। अब एज वाइज चल रहे हैं, एंग्लो सेक्शन, चौसर, डार्क एज, रेनेसां, एलिजाबेथन। अब एलिजाबेथन राइटर्स पहले कवर होंगे, तो बेन जॉनसन कवर होगा, जॉन डन कवर होगा, फ्रांसिस बेकन कवर होगा, फिर मिल्टन कवर होगा। फिर मिल्टन खत्म होते ही फिर मैं आपको अगली एज बताऊंगा, प्यूरिटन एज कैसी है मिल्टन के साथ साथ। फिर प्यूरिटन एज के बाद जैसे रेस्टोरेशन स्टार्ट होगा, उसके राइटर्स, उसके पोइट्स वो कवर होंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं चीजें स्टार्ट करूं, एक मैसेज है बच्चों के लिए। एक बच्चे ने लिखा था कि विनीत सर आपकी 1 महीने से कोई क्लास नहीं हो रही, तो आप सुबह क्लास देखा करो। अगर आप मेरी क्लास नहीं देखोगे तो फिर आप पक्का बकायदा यही बोलोगे कि मेरी क्लास नहीं हो रही। किसी ने लिखा था कि 1 महीने से मैंने नहीं पढ़ाया। तो एक बार आपको पता, मैं टेंशन में आ गया, मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने सोचा यार ये सुबह सुबह मैंने कौन सी क्लास पढ़ा दी। सुबह सुबह मैं सोनेट्स पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा दिया मैंने सुबह सुबह सोनेट्स। तो मैं बकायदा टेंशन में आ गया। फिर मैंने चेक करा कि मैं ही तो था ना रूम के अंदर, कोई और तो नहीं था रूम के अंदर। कहीं ऐसे कोई मेरी आत्मा वगैरह कुछ और पढ़ा रही है और मुझे लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूं। तो कहीं भी दाएं बाएं लिखने से पहले थोड़ा खुद को देख लिया करो यार, खुद को। मुझे पता है बाकी स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं। एक ने क्या लिखा, आपने कहा था एलटी ग्रेड में जीआईसी मिलेगा, अब आपने जीआईसी अलग से घोषित कर दिया, आपने हमें धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया? मैंने कहा कि एलटी वालों भूल जाओ जीआईसी, तुम्हें जीआईसी नहीं मिलेगा, कहा मैंने। एक बार भी मैंने कहा कि अब तो जीआईसी दूसरों को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, कहा मैंने कि नहीं मिलेगा। जो कॉम्बो ऑफर है उसमें जीआईसी कॉम्बो में मिलेगा, जीडीसी भी मिलेगा। पर अरे यार इतना कौन सोचता है, चलो यूट्यूब पे जल्दी से विनीत पांडे को धोखेबाज लिख देते हैं, सर आपने हमें धोखा दिया है। अब 10 स्टूडेंट देखेंगे कि यार एलटी वालों को धोखा मिल रहा है। अरे मैंने कब कहा तुम्हें नहीं मिलेगा? मैं भगवान कसम बता रहा हूं, मैंने ना, अब लग रहा है कि नेट और यूपीएससी लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सब शैतान बच्चों, तुम सब शैतान हो। इतनी सी बात जाके लिख दी, धोखा दे दिया। अरे कैसे धोखा दिया? मैंने कब कहा कि एलटी ग्रेड में जीआईसी भाई साहब नमन है आप सबको, कसम से यार। लेकिन प्लीज अपने आईक्यू पे काम करो, क्योंकि एग्जाम में आईक्यू, आईक्यू मतलब कॉमन सेंस, एग्जाम में आईक्यू चलता है, बहुत सारी जगह पे कॉमन सेंस चलेगा। वी आर गोइंग टू स्टडी बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उससे पहले हमें बेन जॉनसन का इंट्रोडक्शन पे जाना है और फिर हम जाएंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पे। तो अपना टाइटल डालो। जो बच्चे यहां इतने समय से सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके लिए ये सारी पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएंगी, डाउनलोड हो जाएंगी, टेलीग्राम में भी डलवा दूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिन्होंने साथ दिया है, मुसीबत के वक्त खिलाफ नहीं खड़े हुए, साथ खड़े हुए हैं। तो ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलो, पुट द टाइटल बेन जॉनसन, इंट्रोडक्शन एंड वर्क्स। अब इससे पहले कि मैं ये इंट्रोडक्शन दूं बेन जॉनसन का, मैं मेरे स्टाइल से पढ़ा देता हूं। मेरे स्टाइल से पढ़ लेते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल की मुझे जरूरत नहीं होती, ये मैं सिर्फ इसलिए डालता हूं कि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ देख के नोट्स बनाने में आसानी हो जाती है। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले नोट करने वाली चीज ये है कि जैसे शेक्सपियर था, आफ्टर विलियम शेक्सपियर, सो व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ शेक्सपियर? 1564, 1616। जस्ट लाइक दैट देयर वाज अ कंटेम्परेरी राइटर। यहां पे क्या है? कंटेम्परेरी। व्हाट इज कंटेम्परेरी? कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, उसी समय, उसी एज ग्रुप में। तो उसी एज ग्रुप में, उसी समकालीन समय में एक और राइटर है, बेंजामिन जॉनसन। पूरा नाम है बेंजामिन जॉनसन। और स्पेलिंग याद रखना दोस्तों, एच मत लगा देना। अगर स्पेलिंग में एच लगा दिया, जॉनसन कर दिया, तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बन जाएगा, क्योंकि दो ही जॉनसन फेमस है लिटरेचर में, दो ही जॉनसन है। सो अगर आपने एच लगा दिया तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो जाएगा। सो जस्ट बेन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन। एंड व्हाट इज कंटेम्परेरी?
कोई बोले कि हु इज द कंटेम्प्रेरी, पेपर में आ जाएगा पिक द वन हु वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ शेक्सपियर। इन चार में से कौन शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी नहीं था? अगर ऑप्शन में मिल्टन है तो मिल्टन शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी नहीं था, यानी कि समकालीन नहीं था, उसी उम्र के बराबर नहीं था, उसी समय एक्टिव नहीं था, उसी समय लिटरेरी बुक्स नहीं लिख रहा था। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा। मिल्टन पैदा हुआ था 1608 में। मिल्टन कब पैदा हुआ था? 1608, 1608 टू 1674। एग्जांपल दे रहा हूं, यह है मिल्टन का। अब जो बच्चा 1608 में पैदा हुआ, मिल्टन, शेक्सपियर कब मरा? 1616 में। तो जब शेक्सपियर मरा तो मिल्टन कितने साल का था? 8 साल का। तो क्या मिल्टन ने 8 साल के अंदर कोई किताब लिख दी थी? नहीं। क्या मिल्टन फेमस हो गया था? नहीं। इसका मतलब इफ दे आस्क यू हु इज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन इज नॉट कंटेम्प्रेरी। लेकिन आपके सिलेबस में जो है, क्या वो कंटेम्प्रेरी है? एलिजाबेथन, क्या आपके सिलेबस में जो है वो कंटेम्प्रेरी है? सी। अब देखो आपके सिलेबस में कौन कौन है। बेन जॉनसन, ठीक है, टाइमिंग 1672 1637। क्या ये शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी है? देख के बताओ। आपके है फ्रांसिस बेकन, एलिजाबेथन राइटर, फ्रांसिस बेकन, 1561 1626। कौन बचा आपका? जॉन डन, मेटाफिजिकल। ये सारे होते ही आपका एलिजाबेथन खत्म हो जाएगा। 1572 1631। क्या ये कंटेम्प्रेरी है शेक्सपियर के? टेल मी, बताओ बताओ, क्या ये कंटेम्प्रेरी है? थिंक एंड टेल मी। अब रीडिंग योर कमेंट्स। चलो मोबाइल फोन पे पढ़ लेते हैं, मोबाइल फोन ले लेते हैं, कमेंट्स और अच्छे से दिखेंगे मुझे। क्या ये कंटेम्प्रेरी है या नहीं है? चलो आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता दी कंटेम्प्रेरी। अब देखो समझ गए तुम। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कंटेम्प्रेरी क्या होता है, समकालीन। तो सबसे पहले याद रखो, डॉली ने लिखा है बेन जॉनसन की डेट सही करो। बेन जॉनसन की डेट में क्या लिखा है? सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो आधे लोग गरियाते रहते, तुम लोग तो आधा दिमाग कहीं और चला जाता है। ये 15 है यार, सारे 15 है, ये भी 15 है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। यहां पे 16 आ जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माथा खराब है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा लेकिन मेरी बात सुनो, एक चीज देखो, तुम टीचर बनोगे, टीचर बनोगे तो मैंने तो बता दिया कि ठीक है दिमाग डाइवर्ट हो गया, गलत लिख दिया। अगर तुम कभी कुछ गलत लिख दो ऐसे बोर्ड पे और कोई स्टूडेंट पकड़ ले, तो तुम चाहे तो ये कर सकते हो, यही देखना था मुझे कि कौन एक्चुअली बोर्ड पे ध्यान दे रहा है। सिर्फ इस बच्चे ने ध्यान दिया बोर्ड पे, बाकी तुम सब पढ़ नहीं रहे हो। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो ऐसे कर देना, नाक बच जाएगी। मैंने सच बता दिया कि दिमाग खराब है, ठीक है, तुम संभाल लेना। बोलना यही देखना था मुझे कि कौन ध्यान दे रहा है तुम में से, खाली ये बच्चा ध्यान। ठीक है, ध्यान रखना, टीचर बनोगे अच्छे। सो कंटेम्प्रेरी है और ये आपके सारे सिलेबस में है। जैसे ये चारों खत्म हो जाएंगे, एक बड़ा टेस्ट सिर्फ इन 4-5 राइटर्स के लूंगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं टॉपिक पे, और ये याद करो सारी डेट्स, ये डेट्स टिप्स पे याद करो। छोटा मोटा एग्जाम नहीं दोगे, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है। डोंट एक्सपेक्ट पेपर टू बी इजी। आसान पेपर की उम्मीद करके जाओगे, डेफिनेटली फेल होगे। मान के चलो सबसे टफ आएगा, मान के चलो बहुत टफ आएगा, और खुद को उसके हिसाब से रेडी करो। याद करो ये सारी डेट क्रोनोलॉजी। मान लो यही पूछ ले, जॉनसन, डन, शेक्सपियर, बेकन, सेट देम इन ऑर्डर। अगर यही पेपर में आ जाए, सेट देम
इन ऑर्डर, उम्र के हिसाब से बताओ सबसे पहले कौन, सबसे नंबर 2 पे कौन। चलो बताओ, चलो टेक योर टाइम, शाबाश। तुम सब शैतान बच्चे हो, तुम्हें डांट डांट के पढ़ाने का मन कर रहा है मेरा, मैं समझ रहा हूं जो कैसे पढ़ाना है। बताओ जल्दी से, शाबाश, चेक करो। बताओ सबसे पहले कौन आएगा, ऑर्डर सेट करो। एक ने लिखा है फ्रांसिस बेकन, 4 के चारों लिखो एक साथ, चारों लिखो एक साथ, शाबाश। 4 के 4 आंसर एक साथ लिखो। साक्षी ने कहा है शेक्सपियर बेकन, नहीं साक्षी, जल्दबाजी में थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हो गया। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि फ्रांसिस बेकन सबसे पहले फर्स्ट आएगा वो सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद करो, देखो फ्रांसिस बेकन सबसे पहले आएगा 1561, शेक्सपियर से 3 साल बड़ा था। 1561 शेक्सपियर से 3 साल बड़ा था। शेक्सपियर 1564, तो शेक्सपियर 1564 नंबर 2 पे आएगा, 1564 नंबर 2। अब ये आता है कि जॉन डन और बेन जॉनसन दोनों को सेम टाइम पे माना जाता है, सेम ईयर में। तो अगर आप वहां चेक करोगे तो वहां डन पहले आएगा, डन 1572 है, डन फिर आएगा यहां। बेन जॉनसन एक्चुअली 1572 नवंबर है, यानी 1573 भी बोलते हैं लोग। बेन जॉनसन उसमें लास्ट हो जाएगा। तो बेकन, शेक्सपियर, डन और फिर बेन जॉनसन, ओके, क्योंकि 1572 में नवंबर में पैदा, लास्ट में। तो यहां पे आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपका ऑर्डर सेट हो गया। चलो अब बेन जॉनसन देखो कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, Ben Jonson was not only a famous dramatist but also a famous actor. तो ये एक्टर भी था, ड्रामेटिस्ट भी था, लिखो इसको, शाबाश। एक्टर भी था, ड्रामेटिस्ट भी था, और ये इसने एक्टिंग की थी। यूनिवर्सिटी बिट्स याद है, यूनिवर्सिटी बिट्स पढ़ाए थे मैंने आपको, फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी पढ़ाया था, थॉमस किड, इसको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। इसकी एक बुक है, थॉमस किड की बुक है स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी में एक कैरेक्टर है हायरेनिमो, हायरेनिमो, इसका रोल किया था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने इसका रोल प्ले किया था, नोट करो, शाबाश। हायरेनिमो ने रोल प्ले किया था बेन जॉनसन का, स्पेनिश ट्रेजेडी, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सी बुक में? स्पेनिश ट्रेजेडी में। किसका रोल किया था? हायरेनिमो का। तो बेन जॉनसन एक एक्टर भी था, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद करो कि ये एक्टर भी था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ड्रामेटिस्ट। तो जब बेन जॉनसन ड्रामेटिस्ट बना तो आपके सिलेबस में ये वाली बुक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये आपके सिलेबस में है। इसमें एक कैरेक्टर है नोवेल, ओल्ड नोवेल, फादर नोवेल, ओल्ड नोवेल। इसका रोल शेक्सपियर ने किया था। देख लो, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को काम पे रखा था पहले। उम्र में शेक्सपियर बड़ा था, उम्र में शेक्सपियर बड़ा था। हाँ, अब कई बच्चे लिख रहे हो सेन सर ने पढ़ा दिया, सेन सर ने पढ़ा दिया। कल एक लड़के ने लिखा था कि सर ने बच्चे रखे पढ़ाने के लिए। देखो क्या है ना, शिवाजी महाराज 13 साल की उम्र में राजा बन गए थे। सरोजनी नायडू ने 13 साल की उम्र में वॉल्टर स्कॉट की सबसे बड़ी पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो अगर तुम किसी का नॉलेज उसकी उम्र से देखते हो तो सबसे बड़े बच्चे तुम हो। मैं 20 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ाने लगा था, 25 साल की उम्र में मैंने पहला नेट निकाल दिया था, यूजीसी नेट। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाने गया 26 साल की उम्र में, तो गार्ड मुझे रोक देता था, गार्ड को मैं स्टूडेंट लगता था। फिर मैंने कुर्ता पहनना शुरू किया, दाढ़ी बढ़ानी शुरू की, हाफ जैकेट पहनना शुरू किया, और वो जो ब्लू रे वाला चश्मा आता है वो लगाना शुरू किया, ताकि मैं टीचर दिखूं। तो अगर तुम किसी को उम्र से जज करते हो तो सबसे पहले मैच्योरिटी तुम्हारे लिए जरूरी है। और सयन सर 2 बार नेट क्वालिफाइड है। इंडिया का सबसे लास्ट वाला, जो कल वाला लास्ट एग्जाम है नेट का, टफेस्ट नेट एग्जाम, वो भी क्वालिफाइड है। तो किसी को उम्र से मत झांको। नेपोलियन था, नेपोलियन, वो अपने युद्ध में, अपने जीवन में 3 लड़ाइयां 23 साल की उम्र में जीत गया था, 23 साल की। तो अगर तुम किसी को उम्र से जज कर रहे हो तो तुम भी टीचर बनोगे। तुम भी जब मेहनत करके पढ़ाने जाओगे, कर्मा है, कर्मा, कर्मा लौट के आएगा। तुम्हारी भी क्लास में कोई बोल देगा अरे यार किसको ले आए। बल्कि जो बच्चा जो कह रहा था ना कि बच्चे रखे हैं,
अब चूंकि यूट्यूब पे तो फेक आईडी से कुछ भी लिख दो, मेरे सामने होता ना, मैं उसको नेट का पेपर देता कि तू नेट का पेपर 2 बार सॉल्व कर, मैं सयन को खुद बच्चा बोलूंगा। आप सब बच्चे थे, हम सब बच्चे हैं, हम उम्र जीवन का पार्ट है। ज्ञान की इज्जत करो। 9 साल की उम्र में बच्चा आईआईटी में पहुंच गया था, ठीक है। नॉलेज देखो, नॉलेज ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सीखना आता है कि नहीं आता। हंस बनो, हंस। हंस को दूध और पानी मिला के दे दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो अगर जेन्युइन रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकते तो उसकी प्रैक्टिकल रिस्पेक्ट करो। वो बंदा तुमसे ज्यादा पढ़ लिखा है, ज्यादा क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड। तुम अपने एलटी ग्रेड के जितने टीचर्स तुम्हें बाहर दिख रहे हैं ना, उनमें से या तो 80% मेरे स्टूडेंट है, उनमें से पूछो कितने नेट है, पूछो कितने नेट है। बोलने को सब बोलेंगे सर्टिफिकेट मांगो, किसी का नहीं मिलेगा। और जो एक आधा देंगे सर्टिफिकेट, पूछना विनीत सर के स्टूडेंट तो नहीं हो, और नहीं तो मुझसे पूछना, मैं कंफर्म कर दूंगा। रिस्पेक्ट करो, सीखो। और जो सीख रहे हो यहाँ लिख रहे हैं कि ये सर ने पढ़ा दिया, ये सर ने पढ़ा दिया, तो एक तो बोलेगा बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। दूसरा क्या बोलेगा, सर ने पढ़ा दिया, मैंने कवर कर लिया, सर ने पढ़ा दिया, मैंने कवर कर लिया, विनीत सर ने रिपीट कर दिया, विनीत सर ने रिपीट कर दिया। वो बच्चा एग्जाम टॉप कर देगा, ये बच्चा फेल होके बोलता रहेगा बच्चे ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ाया, इसलिए मैं फेल हूं। आपस में इज्जत करो। तुम भी बच्चे हो, तुम भी आगे जाओगे, तुम भी एग्जाम क्रैक करोगे। अभी एग्जाम निकल जाएगा, कम एज में टीचर बन जाओगे, कम एज में टीचर बन जाओगे। और हाँ, तुम्हें कोई बच्चा बोले ना, अगर तुम्हें कोई बच्चा बोले, मुझे बोला था किसी ने, जब मैं 20 साल की उम्र में पढ़ाने गया था, मुझे किसी ने बच्चा बोला था, मैंने उसको ये बोला, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये याद कर लो। कोई तुम्हें बोले ना ये तो बच्चा है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, याद कर लो। विलियम वर्ड्सवर्थ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कमाल है, मतलब सीरियसली, तुम जिसको बच्चा बोल रहे हो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाला है। नॉलेज देखो, नॉलेज याद कर लो। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम याद कर लेना। ओके, अब देखो ध्यान से। बेन जॉनसन वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड व्हेन ही परफॉर्म दिस प्ले, दैट इज इन आवर सिलेबस, दैट इज इन आवर कोर्स। जब हम ये पढ़ेंगे तो आई टीच यू दिस कि ओल्ड नॉवेल का रोल विलियम शेक्सपियर ने किया था। अब एक पर्सनल डिटेल जो कि इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिटेल ये है कि बेन जॉनसन किल्ड, मर्डर कर दिया था इसने, किल्ड अ फेलो एक्टर। इसने एक फेलो एक्टर को स्टेज पे मार दिया था, पॉइंट टू बी नोटेड। इसकी हाथापाई हो गई। मसल मैन था, जिम में जाता था, फिटनेस का शौकीन था। बेन जॉनसन 6.25 फुट की हाइट थी। बेन जॉनसन की हाइट 6.25 फुट की थी। देखो अमित ने लिखा है, स्टार्टेड माय टीचिंग करियर एट द एज ऑफ 18। बहुत बढ़िया अमित, शाबाश। बहुत बच्चे, मेरी मौसी का लड़का है, तो मेरी मौसी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। मेरी मौसी का लड़का 7वीं क्लास में, छोटा सा है, और ऐसे घड़ी पहन के, बेल्ट लगा के, ऐसे प्रॉपर अंडर सेटिंग वगैरह करके टीचर के बन के घूमता है। भैया हम चौथी तीसरी क्लास को पढ़ाते हैं, कितना मिलता है भैया? 100 रुपया मिल जाता है, उनको अभी तो पढ़ाते हैं। मैं उसको देख रहा हूँ कि ये बच्चा खुद 7वीं 8वीं क्लास में है और प्रॉपर अच्छा पैंट सूट बूट टाइप पहन के, घड़ी पहन के टीचर की तरह घूम रहा है, अपनी उम्र से बड़ा है। और क्यों पढ़ा रहा है? कि घर में जो 500 700 रुपया आए, 7-8 बच्चे थे उसके पास, 100 रुपए में उनको पढ़ाता था। सोचो। तो रिस्पेक्ट द नॉलेज, रिस्पेक्ट। ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो एग्जाम में, चाहे मेरे से कोचिंग लो चाहे किसी से लो, एग्जाम में कुछ नहीं होगा। एग्जाम में कर्म साथ साथ चलते हैं। आपके इमोशन, आपके मुंह से निकली हुई वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा, मन से हिंसा, वचन से हिंसा, ये सब साथ चलता है। क्या मैं इंडिया में इकलौता नेट जीआरएफ हूं? बहुत है। मैं तो गांव से हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ पढ़ाने गया हूं, लेकिन मैं अलग लेवल पे पहुंच गया। क्यों? सिर्फ पढ़ाई के वजह से नहीं। न जाने कितनी दुआएं चल रही हैं, कितने लोगों की मदद की है। जानवरों के लिए क्या करता हूं, एनजीओ में क्या करता हूं, वो शायद दुआएं काम कर रही हैं। तो दुआ भी बटोरो। एग्जाम निकालना है, दुआ भी बटोरो। चलो, किल्ड अ फेलो एक्टर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि किल्ड अ फेलो एक्टर क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि ही वाज नॉट ओनली जस्ट अ ड्रामेटिस्ट, ही इज अ पावरफुल मैन एंड हिज फादर वाज वेरी रिच। फादर जो उसके थे बहुत अमीर थे, तो इसको जेल नहीं हुई। हिज फादर वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। देखो, इन्फ्लुएंशियल इज द राइट वर्ड, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो इसको जेल नहीं हुई फॉर किलिंग अ मैन। हिज फादर वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, Ben Jonson wrote Eastward Ho. Eastward Ho. Now see what happened. It was written by Ben Jonson, Chapman, Decker, and Marston. प्राइमरली बेन जॉनसन, मेन राइटर कौन था? बेन जॉनसन। ये सबने मिलके लिखा, ठीक है, नोट करो। हाँ, आपकी सारी क्लासेस जो है ना प्रॉपर ये अपलोड हो जाएंगी दोबारा से सिस्टमेटिक तरीके से, कुछ भी मिस नहीं होगा। तब तक मेरे साथ पढ़ते रहो। बहुत बढ़िया सरिता। सरिता ने लिखा है कि उनके हस्बैंड ने 9th क्लास से पढ़ाना शुरू किया था। आज वो सीबीएसई बोर्ड के प्रिंसिपल हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी, अपना इतिहास खुद बनाते हैं। 9वीं क्लास से पढ़ाना शुरू किया उन्होंने और आज वो सीबीएसई के प्रिंसिपल हैं। पता है, ये वो लोग होते हैं ना, ये अपने कर्म की वजह से आगे बढ़ते हैं। मेहनत कश लोग, डेडिकेटेड, उनको कोई अमीरी व बैकग्राउंड नहीं मिलता, कोई गॉडफादर नहीं होता, खुद बनाते अपना रास्ता। बहुत बहुत सैल्यूट है, बहुत बहुत सैल्यूट। बहुत अच्छा लिखा है नीतू, दुआएं लीजिए, दवाई तो पैसे से भी मिल जाएगी, दुआएं लीजिए। बहुत सही। सो अब ध्यान देखो क्या है, देखो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेन जॉनसन, चैपमैन, डेकर, मार्स्टन, 4 राइटर्स ने मिलकर ये किताब लिखी। ये किताब थी सटायर ऑन स्कॉटिश वे ऑफ लाइफ, सटायर ऑन कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड। लिखो कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड। तुम लोग लिखते रहते हो ना, फलाना प्लेटफॉर्म, सस्ता प्लेटफॉर्म। पूछ लेना टीचर को फेस टू फेस, गूगल करने का टाइम मत देना। बोलना सर बेन जॉनसन का ईस्टवार्ड से क्या कनेक्शन है। क्या था ये? सटायर मतलब कमेंट मारना, व्यंग करना, इंसल्ट करना। कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के कल्चर का मजाक उड़ाया। अब बड़ी बात देखो क्या है, बड़ी बात ये थी कि उस समय जब ये बुक लिखी गई, इंग्लैंड का राजा जेम्स वन बन गया था। जेम्स वन बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड 1603 to 1625। याद करो, आफ्टर एलिजाबेथ हु बिकम्स द किंग? जेम्स वन। एंड इफ यू रिमेंबर माय लेक्चर, आई हैव टॉट यू दिस थिंग, पढ़ाया है मैंने आपको। जेम्स वन केम फ्रॉम स्कॉटलैंड। जेम्स वन कहां से आया था? स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड का राजा था पहले ये। ही वाज जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड। सो जेम्स वन वाज जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड। इन दिस बुक इन्होंने क्या किया? इंसल्ट किया स्कॉटलैंड का। जेम्स वन ने बोला अरेस्ट करो, अरेस्ट एवरीवन, अ पनिशमेंट वाज सैंक्शनड। सब लोग अरेस्ट हो गए एक आदमी को छोड़ के। सब लोग अरेस्ट हो गए सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, बेन जॉनसन। ये भाग गया। बेन जॉनसन एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब बच जाना, बच के निकल जाना। बेन जॉनसन एस्केप्ड। अब एस्केप्ड मतलब ही भाग गया, अब ये छुपा हुआ था कहीं, ठीक है। सो ही वॉज हिडन समवेयर, अभी कहीं भाग के छुप गया। हिज मदर केम, बेन जॉनसन की मदर, एंड मदर ने बोला गो सरेंडर, जाओ सरेंडर करो। अगर तुमने लिखा है तो जाओ सरेंडर करो, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिखा है तो जाओ सरेंडर करो, ठीक है। तो अब ध्यान दो इसमें। बाय बाय उपासना, दैट वाज योर लास्ट कमेंट। उपासना लिखा कितना फेंकोगे तुम? उपासना 208 बच्चों में से 200 को समझ में आ रहा है, तुम्हें एक को समझ नहीं आ रहा। और डे ड्रीमर जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। बाय बाय डे ड्रीमर। फिर आप बोलोगे कि सर हमारे कमेंट्स हाइड हैं, दिखते नहीं हैं। अगर मुझे कोई पढ़ाने से डिस्टर्ब कर रहा है और वो चाहता है कि मेरी अटेंशन यहां से वहां चली जाए, और जिन बच्चों ने फीस दी है जो चुपचाप पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम सर को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेरा काम है उनको हाइड करना। जैसे टीचर शोर मचाने वाले बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर देता है ताकि बाकी बच्चे पढ़ सके। फिर मत बोलना कि मुझे हाइड किया। फिलहाल 2 लोगों को हाइड कर दिया, बाय बाय। और हाइड के बाद अनहाइड नहीं होता। इतना ही था, जो था यहां तक था। थैंक यू। चलो ठीक है। बेन जॉनसन की मदर ने बोला गो एंड सरेंडर, जाओ सरेंडर कर दो, क्योंकि तुमने लिखा है, यू हैव रिटन इट।
बेन जॉनसन डिनाइड, बेन जॉनसन ने मना कर दिया, बेन जॉनसन डिनाइड कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तुम्हें पता है मदर ने क्या किया? मदर ने रात को उसके खाने में, इसके फूड में जहर मिला दिया, पॉइजन। बेन जॉनसन्स मदर पॉइजन हिज फूड, खाने में जहर मिला दिया। और खाने में जहर मिलाने से जब उसको ऑलमोस्ट फूड दिया तो मदर थी वो, लास्ट मिनट हाथ कांप गए, लास्ट मिनट सी सेड स्टॉप, डोंट ईट, खाने में जहर है। उसने बोला तुम मेरे बेटे हो, तुम भाग कैसे सकते हो? तुम्हारे दोस्त अरेस्टेड हैं, तुम भाग गए, तुम डरपोक हो, बहादुरी से जाओ, सामना करो, नहीं तो मैं मार दूंगी। आज बचा दिया है, कल नहीं बचाऊंगी। अगले दिन बेन जॉनसन ने जाके सरेंडर कर दिया। द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज मॉरल कैरेक्टर मेकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। कौन बताएगा मुझे कि बेन जॉनसन ने अगले दिन सरेंडर क्यों किया? समझ में आया आपको? टेल मी, आई विल रीड योर कमेंट्स, बताओ व्हाई बेन जॉनसन सरेंडर नेक्स्ट डे। सर्वेश, आई कैन सी योर कमेंट्स, डोंट वरी। मुझे ऐसे कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर ऐप नहीं चल रहा, हेल्प कर दो, गाइड कर दो, कल क्लास नहीं हुई, या 4 दिन क्लास लेट हुई है, या पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा। ये आपका हक है, ये इंटरेक्शन है। लेकिन लिखोगे फेंक रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, या कुछ नहीं आता तुम्हें, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। तो ऐसे कमेंट्स में डेफिनेटली हाइड करूंगा। स्कूल टीचर्स बच्चों को बाहर निकालते हैं। देखो उसमें लिखा है कि माँ ने फोर्स किया, माँ ने मोटिवेट किया, ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेन जॉनसन को लगा कि चल भाई, जेल में ज्यादा सुरक्षित है। कहां ज्यादा सुरक्षित है? कहां तुम मदर मोटिवेशन लिख रहे हो? हाँ हाँ, मदर मोटिवेशन, बट रियलिटी ये है कि कम से कम जेल में जिंदा रहेगा। मम्मी का कोई पता नहीं, मम्मी चाय वाय में क्या मिला के दे दे। बताओ ज्यादा सुरक्षित क्यों? कनिका पांडे बोलो, शिखा चौधरी, कहां ज्यादा सुरक्षित है? जेल में ज्यादा सुरक्षित है ना। इसने कहा भैया चलो बोरिया बिस्तर लेके, पता नहीं इस औरत का क्या मिला दे। Yes, Anju, I speak in English also, Anju. Actually, students for LT grade, I told them that I'll teach most of the things in Hindi. That's why. See, frankly, yes, he was motivated, but practically, obviously बात है, he was more safe in jail. कम से कम जेल में वो जहर नहीं देगा। Yes, गोपी प्रतिभा, जान है तो जहान है। इसने कहा भैया बोरिया बिस्तर उठाओ, भागो। Now, चलो लेट्स गो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, थैंक यू हयात। हयात ने लिखा सर ऐसे ही हंसते रहा करो, हंसते हंसते पढ़ाओ। हयात, हंसना जरूरी है यार, नहीं तो इतना स्ट्रेस है ना मेरी लाइफ में, और कुछ तो अनवांटेड स्ट्रेस होता है। अब देखो हमें क्या करना है। अच्छा हाँ, चलो एक बार दोबारा यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ बताता हूँ। अब इससे पहले हम उसकी राइटिंग स्टाइल चलते हैं। बेन जॉनसन राइटिंग स्टाइल, तो इसको क्या बोलोगे आप? राइटिंग स्टाइल ऑफ बेन जॉनसन। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो पॉइंट इट आउट, इसको टाइटल बना के लिख लो। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करता था। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी होती है। कोई बहुत ज्यादा हंसता है, कोई बहुत ज्यादा रोता है, कोई बहुत ज्यादा कॉमेडी करता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या देखा जाता है, ये एक ऐसा स्टाइल था कि हमारे शरीर में 4 फ्लूइड्स होते हैं। हमारी बॉडी में 4 ऐसे फ्लूइड्स या लिक्विड होते हैं जो हमारी बॉडी का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। तो हमारी बॉडी में 4 ऐसे हार्मोन्स मान लो, फ्लूइड मान लो, ठीक है, हार्मोन्स, फ्लूइड्स, जो भी आपको मानना है, 4 लिक्विड हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड है या कोई और द्रव्य है हमारी बॉडी में, लिक्विड है, तो 4 इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं जो हमारा बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। 4 बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। अब आसान भाषा में समझाता हूं, इजी लैंग्वेज। क्या आपके ऐसे दोस्त हैं जो बहुत फनी हैं, हंसी मजाक करते हैं, हर मोमेंट हंसी मजाक करते हैं, और आपको लगता है कि यार ऐसी सिचुएशन में कौन हंस सकता है? हैं ऐसे दोस्त आपके? बताओ। क्या आपके ऐसे दोस्त हैं जो हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं?
Hi everyone. So as you can see, the students have ordered the special notes for UGC NET. UGC NET complete guarantee of success if you have this much weight in your brain. 17 exclusive booklets. Then here we go for LT grade. LT grade के दोस्तों, ये सारे बंडल्स आज 12th सेगमेंट है, निकलने वाला है, ये सारे जाएंगे और यूपी जीआईसी के बच्चे, ये आपके लिए है। यूपी जीआईसी के नोट्स के लगातार ऑर्डर आ रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि जब आप हम पे इतना भरोसा दिखाएं तो हम आपको टॉप लेवल क्वालिटी दें, टॉप नॉच क्वालिटी। सो माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस एंड माई कॉन्टेंट, इट विल हेल्प यू इन योर सक्सेस। सिर्फ इतना करो, मेहनत तुम करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहनत चाहिए। चाहे यूजीसी नेट के बड़े बड़े बंडल्स, ये वो बंडल्स हैं जिनको आपको दिमाग में फिट करना है, सारी चीजें A to Z सब कवर होगा। या एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के कॉम्बो नोट्स एक बार अगर आपके पास आ गए, कुछ भी अलग से नहीं खरीदना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना करेगा। और जीआईसी के जो स्टूडेंट जो चाहते थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि दाएं बाएं जाने की जरूरत ना पड़े, क्वालिटी कंटेंट उन्हें घर पे मिल जाए, तो ये जीआईसी के नोट्स निकल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐप का सर्वर डाउन होने से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, नोट्स के ऑर्डर नहीं कर पाए। हमारी गलती है, हमारी जिम्मेदारी है, और मैं जिम्मेदारी लेते हुए 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दे रहा हूं। सारे डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे, सभी नोट्स पे, सभी मटेरियल पे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिए गए हैं। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास 7 दिन और हैं और आप ये सारे बंडल्स बुक कर सकते हैं। मिलते हैं क्लास में। शॉर्ट टेम्पर्ड है ऐसे दोस्त जो इतनी सी बात पे मारामारी पे तैयार हो जाए। शॉर्ट टेम्पर्ड। आप देखो, यस यस लिख रहे हो, यस। क्या आपके ऐसे दोस्त हैं जो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं? अब क्या होगा, अब क्या होगा? अभी देख लो, 4 दिन से ऐप नहीं चला, दुनिया परेशान है, ट्रंप सुसाइड करने वाला है, नेपाल में विनीत सर के ऐप की वजह से टेंशन क्रिएट हो गई है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, दूसरा प्लेटफॉर्म तो टॉप करवाने वाला है, मैं तो फेल हो गया। 4 दिन में हुआ। ऐसे भी लोग थे 4 दिन में, इट्स ओके, क्या हो गया? तो ऐसे भी लोग हैं जो 4 दिन अगर ऐप चल रहा है तो भी क्लास नहीं लेते, क्रिकेट खेल रहे होंगे शाम को, कोई मैच चल रहा होगा, कहीं घूमने गए होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला, वेट कर रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। तो 4 दिन में रोने वाले भी बहुत थे, कूल कंफर्टेबल रहने वाले बहुत थे। तो ये कौन सा बिहेवियर है कि कोई बहुत हंसता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, कोई बहुत ज्यादा शक करता है, कोई बहुत ज्यादा कूल रहता है? बताओ बताओ। कोई बहुत ज्यादा शक करता है, कोई बहुत ज्यादा कूल रहता है। गोपी, आप लोग साथ दोगे, मैं सब कवर कर सकता हूं। आपको पता है यूजीसी नेट की क्लासेस एग्जाम से पहले कैसे चलती हैं? सुबह 9 से रात को 10 तक, आधे घंटे का लंच ब्रेक, बीच में 15 मिनट की 2 बार चाय ब्रेक। तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकते? ये आपके लिए 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ा दूंगा, सैटरडे संडे। अगला सैटरडे संडे आ रहा है ना, मैं दोनों सैटरडे संडे तो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम अंग्रेजों के साथ बैठे होंगे उस दिन। सैटरडे को मैं आपकी स्पेशल क्लास दूंगा, अपने आप कवर हो जाएगा, बहुत कुछ कवर होगा। ये तो भरोसा है ना, जैसे आपने भरोसा किया। देखो रेनू जी ने तो, क्या बात है रेनू जी, बहुत बढ़िया रेनू जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। रेनू ने लिखा है कि सर 4 दिन ऐप नहीं चल रहा था तो मैं मायके चली गई 4 दिन के लिए। मित्रों, आपदा में अवसर यही है। बहुत बढ़िया रेनू जी, ये बढ़िया है रेनू जी, आपदा में अवसर, क्या बात है। अमित जी कह रहे हैं कि सर बेटी की तबीयत खराब है इसलिए 4 दिन मुझे पता ही नहीं चला। आई होप अभी उनकी तबीयत ठीक हो गुड़िया की। शिखा ने लिखा है कि जब ऐप नहीं चल रहा था तो मैं कुछ दूसरे फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ रही थी, वहां जाके समझ में आया कि आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा, सारे टीचर सिर्फ सिलेबस की बात ही कर रहे हैं। बेसिक सिलेबस, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, मुझसे ज्यादा पढ़ना है। माई हस्बैंड इज कूल माइंडेड, यस। अब चलो, अब ध्यान से देखो, अब समझ गए ना? तो ये कैसा होता है, कैसे कोई बहुत कूल है, कोई बहुत एंग्री है। तो अकॉर्डिंग टू कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये इन 4 फ्लूइड्स की वजह से होता है। ये 4 फ्लूइड्स होंगे, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। अब एकदम आसान एग्जाम्पल, एकदम आसान एग्जाम्पल, ताकि तुम्हारे दिमाग में कहानी फिट हो जाए। यू नो, व्हेन कहानी फिट हो जाए, इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स टेक रेफरेंस फ्रॉम बॉलीवुड। आपने 90s की कॉमेडी मूवी देखी है? ओल्ड मूवीज आपने शक्ति कपूर देखा होगा, राजा बाबू, राजा बाबू मूवी देखी है? गोविंदा, शक्ति कपूर, आओ, नंदो, नंदो सबका बंधु,
क्यों ऐसे बाल हैं उसके, दांत निकले हुए हैं, शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है अजीब से, क्यों? क्या वो अच्छे कपड़े पहन के कॉमेडी नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उसको कॉमेडियन दिखाना जरूरी है, उसको बेवकूफ दिखाना जरूरी है, तो वो अपने बाल अपने दांत ऐसे करके बोलता है और वो बेवकूफ जरूरत से ज्यादा बन के दिखाता है। ये बॉडीली बिहेवियर है, शरीर से बेवकूफी वाला थी, ये भी हार्मोन का पार्ट है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का। क्या आपने मूवी देखी थी मुझसे शादी करोगे? कादर खान का रोल देखा था मुझसे शादी करोगे? सलमान खान, अक्षय कुमार। कादर खान किसी दिन बहरा होता है, किसी दिन बहरा, किसी दिन गूंगा, किसी दिन ब्लाइंड और किसी दिन पागल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक आदमी बदल बदल कैसा हो? तो ये भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। शरीर में कोई हार्मोनल डिसबैलेंस, 4 फ्लूइड्स में अगर उन 4 फ्लूइड्स में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आपके शरीर में अजीब अजीब सी चीजें होंगी जो कॉमेडी का पार्ट बनेगी। पुरानी कॉमेडीज याद करो, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, कादर खान, ऐसे दांत निकले होंगे, अजीब सा बाल होगा, अजीब सी हरकतें करेंगे। वो क्यों अजीब सी हरकतें करते थे? क्या पागल होना, कॉमेडी करने के लिए पागल होना जरूरी है? नहीं, कॉमेडी आप अच्छे शब्दों से कर सकते हो, अच्छी टाइमिंग से कर सकते हो। पर पुरानी कॉमेडीज में जानबूझ के, किसी फिल्म में शक्ति कपूर आपको ऐसे ऐसे चलता मिलेगा, ऐसे चलना जरूरी है, पर ये क्या दिखाते थे कि देखो उसकी बॉडी में डिफेक्ट है, तो ये 4 फ्लूइड्स जो हैं, जो बॉडी के 4 फ्लूइड्स हैं, ये बॉडी में डिफेक्ट दिखाते थे। बॉडी में डिफेक्ट, साइकोलॉजी में डिफेक्ट, पर्सनैलिटी में डिफेक्ट। एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें वो हीरोइन की माँ है, वो हंसती रहती ही, वो कहती बेटी भाग गई ही, हाँ बेटी भाग गई, हंसती रहती है। एक मूवी देखी थी जिसमें रात को 12 बजे के बाद कादर खान को सब नंगे दिखते थे, यूट्यूब पे डाल के देख लो, फेमस कॉमेडी सीन है। रात को 12 बजे के बाद उसको सब नंगे दिखते थे। अब ये कोई कॉमेडी है? बट क्या है, बॉडी में हार्मोन्स है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया, अगला अंधा हो गया। सोचो बॉलीवुड कहां कहां से क्या क्या लेके आता है। अब समझ में आ गया? सो दैट इज ऑल कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अब तुम कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कैसे हो रहा है, कॉमेडी कैसे हो रही है? बातचीत से नहीं, अजीब सी बॉडी से, अजीब सी हरकतों से। कोई देख इधर रहा है, बात इधर कर रहा है, कोई बात को रिपीट कर रहा है। और भूल भुलैया फिल्म का राजपाल यादव, लोग कहते हैं मैं पागल हूं, क्या मैं तुमको पागल दिखता हूं? सब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का एग्जांपल है। शरीर में कुछ अजीब सा दिखा देंगे, दिखा देंगे पागल है, हाइट कम है, कुबड़ निकला हुआ है, दांत टेढ़े हैं, ये सब। और साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइको बिहेवियर भी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा शक, जरूरत से ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा हंसना, जरूरत से ज्यादा कूल होना, ये सारी चीजें यहाँ पे बकायदा आपकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का पार्ट है। मुझे दे दो। समझ में आ गया? अब कभी नहीं भूलोगे। लगे रहो मुन्ना भाई में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नहीं, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नहीं है, क्योंकि उसमें शरीर का कोई इशू नहीं है, बस वो थोड़ा पढ़ पढ़ के हेलुसिनेशन करता है, तो बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, जॉनी लीवर, जैसे भूला, तो जॉनी लीवर भूला, दैट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। किसी की शारीरिक समस्या से आप मजाक बना रहे हो, कोई भूल जाता है, आप मजाक बना रहे हो। किसी के हाइट कम है, या दांत निकले हुए हैं, या हकलाता है, अरे जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है, ना 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 नाइन, ना ना नाइन, हो गया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। अब समझ में आ गया? अब बहुत अच्छा समझ में आ गया ना? अब चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि भाई इनके कैरेक्टर्स में ऐसी कॉमेडी होगी। चलो अब यहां पे आ जाओ, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अब ध्यान से देखो। सो आई मेड थिंग्स इजी फॉर यू, नाउ लेट्स चेक सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। 4 ह्यूमर्स, इनके क्या ट्रेट्स हैं, कॉमिक रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले पुट द टाइटल, अपने डाल देना टाइटल, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यू विल गेट द पीडीएफ। आई मेड इट इजी, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। Comedy of humor was developed by Ben Jonson in the late 16th century. In English literature, comedy of humor was introduced by Ben Jonson. Point to be noted, my lord. Point note कर लो, Ben Jonson लेके आया था comedy of humor इंग्लिश में। तो ये पहले तो ये लाइन अंडरलाइन करो। Drawing upon the ancient medieval theory, किस चीज पे लाया था? एक पुरानी थ्योरी, मध्यकालीन पुरानी थ्योरी। 4 bodily humors, 4 शरीर के ऐसे ह्यूमर्स जो आपके शरीर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें कॉज करते हैं। अब उनका नाम लिखना है।
नाम लिखो उनका। ब्लड, खून। फ्लिज्म, फ्लिज्म जो हमारी बॉडी में कफ वगैरह बनता है। येलो बाइल, ब्लैक बाइल। 4 नाम है, 4 नाम नोट करो, शाबाश, नोट करो 4 के चारों नाम। शीतल चौधरी, आपने लिखा है कि सेफ साइड रहो, तो उसने कहा सेफ की साइड तो करीना है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर का स्टाइल है, क्योंकि डायलॉग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिहेवियर, पर्सनैलिटी, पागलपन नहीं है यहाँ पे, बढ़िया बात बोली है उसने, वर्ड प्ले करा है। उसने बोला सेफ के साइड में रहो, तो उसने कहा सेफ की साइड में तो करीना है। तो ये वर्ड गेम है। आपने एग्जाम्पल दिया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, याद करो, रेस्टोरेशन में पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, शाबाश। अब देखो इन्होंने क्या किया कि ड्रामा में ऐसे कैरेक्टर बनाए, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स जो कि डोमिनेटेड है, प्रभावित है बाय अ सिंगल ह्यूमर, किसी ऐसे ह्यूमर, हास्यास्पद चीज से, या डिस्पोजिशन, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई एक बिहेवियर, कोई एक आदत उन पे भारी पड़ती है। कोई भुलक्कड़ होगा, कोई शक्की होगा, कोई बहुत गुस्से में होगा, कोई ना कोई एक कैरेक्टर जरूर रहेगा। जैसे क्या होगा, उससे वो रिडिकुलस बन जाएंगे, ठीक है, और उनका सारा कॉमेडी शुरू होगा, बेसिस ऑफ कॉमेडी बनेगा, सैटायरल कॉमेडी। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। अब हमें देखना है कि इन 4 चीजों से क्या क्या होता है। ये आपको प्रॉपर उसमें दूसरे फॉर्मेट में दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इनके दूसरे नाम भी लिख लो। ये फ्लूइड है, ब्लड, ये ह्यूमर, इसको सेंजुइन भी बोलते हैं, इसमें आप खुश रहोगे। वाटर, फ्लिज्म, इसमें क्या होगा, आप थोड़ा शांत रहोगे। कॉलरिक, आग, इसमें हॉट टेम्पर्ड रहोगे। मेलेंक्लिक, ब्लैक बाइल, इसमें सीरियस रहोगे। अगर आपका ये ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, तो आप बहुत खुश रहोगे, बहुत सोशल मिलोगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी। अगर फ्लेगमेटिक, फ्लेज्म ज्यादा है, वाटर, तो आप शांत रहोगे, आलसी रहोगे, निराशावादी रहोगे। अगर कॉलरिक ज्यादा है, येलो बाइल ज्यादा है, तो कैरेक्टर एम्बिशियस होगा, हॉट टेम्पर्ड होगा, एग्रेसिव होगा। अगर अर्थ यानी कि ब्लैक बाइल ज्यादा है, तो आप सीरियस होगे, ज्यादा सोचोगे, ज्यादा विचार पे विचार करोगे, यानी इस तरह के बिहेवियर होंगे। तो ये बहुत हाई लेवल है, आपको सिर्फ कितना याद करना है, सिर्फ 4 नाम। आपके लेवल पे सिर्फ ये याद कर लो 4 नाम, और ये 4 भी याद कर लो बराबर करके बस, क्योंकि वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। कौन क्या करता है आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, कौन सा ह्यूमर किस ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है किसी एग्जाम में नहीं है। तो आपको सिर्फ एग्जाम पर्पसेस ये 4 नाम ऐसे याद करने, जब पीडीएफ मिलेगी इतना इतना ही याद कर लेना, नो नीड टू रीड एक्स्ट्रा। ओके, अब देखो क्या क्या फीचर्स हैं कैरेक्टर्स में। एक सिंगल डोमिनेटिंग ट्रेट होगा, कोई एक ऐसी चीज होगी जो सबसे ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा हंसेगा, बहुत ज्यादा रोएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ज्यादा शक्की होगा, बहुत ज्यादा किसी चीज से प्रॉब्लम होगी। कोई एक ऐसी चीज होगी जो उस पर भारी पड़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बेन जॉनसन रोट एपिसीन, एक फेमस बुक है एपिसीन, इसे बोलते हैं, और द साइलेंट वुमन, इसे साइलेंट वुमन भी बोलते हैं। याद कर लो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा दोस्तों, ये याद रखना। अगर मैं सिर्फ अगर चाहता 5 मिनट बेन जॉनसन बोलता, 4-5 मिनट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बोलता, एवरी मैन इन ह्यूमर पढ़ा के आज चैप्टर खत्म कर देता और कहता सिलेबस फास्ट चल रहा है। चाहता तो खत्म कर देता, कहानी बड़े अच्छे से सुना देता, सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर देता, कोटेशंस बता देता, और आज में वो टॉपिक खत्म कर देता, और मैं कहता देखो एक राइटर और खत्म हो गया। लेकिन नॉलेज और सक्सेस दोनों चाहिए मुझे, तो ध्यान दो, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया, अगर आपके मेंस में डिस्क्रिप्टिव में आ गया कि डिस्कस व्हाट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, तो जहां पे बाकी लोग क्या करेंगे, सिर्फ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का एग्जाम्पल देंगे। मैं चाहता हूं आप बेस्ट एग्जाम्पल दो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है एपिसीन द साइलेंट वुमन। इसमें क्या है, एक हीरो है, हीरो का नाम है मोरोस, ये कहानी का लीड कैरेक्टर है। पर इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वाला प्रॉब्लम है,
ही कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ साउंड। इसको साउंड एलर्जी है। साउंड एलर्जी मतलब ये आवाज नहीं सह सकता, इसको किसी भी आवाज से प्रॉब्लम है। किसी भी तरीके की आवाज बर्दाश्त नहीं करता। एग्जाम्पल आप सोचोगे सर कैसे? एग्जाम्पल, घर में जितने भी मेड हैं, लेडीज मेड्स, सबको ये जो ऑर्डर देता है पेपर पे लिख के देता है। अगर इसको बोलना है चाय बनाओ तो ये लिखेगा। यानी आवाज से इतनी प्रॉब्लम है कि बात भी नहीं करता है, इसे बातचीत नहीं चाहिए। डजंट टॉक, बातचीत भी नहीं करता। मेड्स को कागज लिख के देता है और वो भी कागज पे लिखती हैं। और क्या प्रॉब्लम है? सभी नौकरों को बोला है कि घर में जूता कोई नहीं पहनेगा। ऑल द सर्वेंट्स आर टोल्ड टू वियर वुलन शॉक्स। जूता ना पहना चलो कोई बात नहीं, पर कहता नहीं, ऊन की मोटी मोटी जुराब पहनो, मोजे पहनो। हल्की सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए चलने की। और पूरे घर में कारपेट लगा हुआ है, घर में कारपेट है और मोजे पहनाए। अब सोचो कितनी आवाज आएगी चलने की। सारी खिड़कियों में ऑयलिंग है, कोई खिड़की खुलती नहीं है, सब दरवाजे बंद, सब पे बड़े बड़े पर्दे हैं कि बाहर से आवाज ना आए। पूरा घर साउंड प्रूफ है और बातचीत नहीं होती। हंसना अलाउड नहीं है, छींकना अलाउड नहीं है, फार्टिंग अलाउड नहीं है। जब हंसना छींकना नहीं तो वो भी अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है। अब बताओ इस आदमी की शादी हुई है कि नहीं? बताओ, टेल मी वेदर ही इज मैरिड और नॉट। मेरी मेमोरी का राज है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। बताओ शादी हुई है कि नहीं हुई है? देखा, सब लड़के समझदार हैं। लड़के कह रहे हैं सर जब इसको साउंड पसंद नहीं है तो शादी कैसे करेगा? क्योंकि लड़की लगातार बात करती रहेगी, बोलती रहेगी। शादी नहीं हुई है तो भाई हमारा सिंगल है। और लड़कियां कह रही इससे कौन शादी करेगा? अरे वो खुद नहीं कर रहा है भाई, वो बात ही नहीं करना चाहता किसी से। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हारे कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चलो अच्छा है, हंसते खेलते पढ़ोगे। अब देखो उसकी शादी नहीं हुई है तो, और सिंपल सा रीजन है कि शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि डजंट वांट टू टॉक टू वुमेन। ही नोज कि अगर शादी हो गई तो बातचीत होगी, चिक चिक होगी, झगड़े होंगे, और वो किसी भी हाल में वो चाहता ही नहीं कि उसकी कोई शादी वादी हो। बहुत बढ़िया, फनी कमेंट्स, क्या बात है। तुम लोग भी हंसते हंसते पढ़ रहे हो। तुम लोग ऐसे हंसते हंसते पढ़ोगे ना, तुम्हारी फैमिली सोचेगी पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तुम्हारे रूम से आवाज आ रही हा 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 हा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब चूंकि इसकी शादी नहीं हुई है, इसका भतीजा डॉफिन वो आता है। नाम नोट कर लो, डॉफिन। डॉफिन कौन है? इसका भतीजा। आके बोलता है कि गिव मी योर प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, गिव मी योर प्रॉपर्टी। भतीजा आके बोलता है कि भाई तुम्हारी शादी वादी हुई नहीं है, तुम मर जाओगे, अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो। ये कहता है नो, लिख के बोलता है गेट लॉस्ट, भाड़ में जा। वो बोलता है मुंह से, ये लिख के नहीं बोलता, ये मुंह से बोलता है। कहता है जा रहा हूं कोर्ट में, बताऊंगा कि शादी भी नहीं कर रहा है और पैसा भी डुबा रहा है। अब वहां एक सिस्टम था कि या तो शादी करो या प्रॉपर्टी दे दो, सक्सेसर चुनो, उत्तराधिकारी चुनो। अब ये समझ गया कि अगर ये कोर्ट गया, पुलिस के पास गया, तो मेरी जमीन चली जाएगी। ये तुरंत न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालता है, तुरंत। अभी क्या एडवर्टाइज करता है? तुरंत न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालता है, वाइफ नीडेड, वाइफ रिक्वायर्ड, नीडेड, वाइफ नीडेड, ओनली डम
गर्ल्स रिक्वायर्ड। सिर्फ गूंगी लड़कियां ही अप्रोच करें। अब शादी भी करनी है, और शादी कैसे करनी है, उससे करनी जो बोले ना, तो ये तुरंत एडवर्टाइजमेंट देता है अखबार में कि शादी करनी है, और शादी करनी है गूंगी लड़की से करनी है। समझ गए? तो ये तुरंत एडवर्टाइजमेंट देता है, वैकेंसी निकाल देता है। अच्छा, वैकेंसी वर्ड भी गलत है। मैं एक दिन गया, यहाँ पे एक बढ़िया सा शॉपिंग मॉल था, तो मैंने सोचा कि जाके कटिंग करा लाऊं। तो जो ये ऐसे बढ़िया वाले शॉपिंग वाली दुकानें होती है ना, इनमें 2,500 की कटिंग करते हैं, 2,500 3,000 की कटिंग करते हैं। कटिंग 50 की होती है, बाकी का वो कटता है। लेकिन मैं गया तो मैंने सोचा इसको इंग्लिश स्टाइल से बोलता हूँ। मैंने कहा, हाय, डू यू हैव एनी वैकेंट सीट? तो मैंने बोला, डू यू हैव एनी वैकेंट सीट, क्या तुम्हारे पास कोई खाली जगह है? उसको सुना मैं पूछ रहा हूँ, डू यू हैव एनी वैकेंसी? उसने पता मुझे क्या बोला? कह रहा, सर आप पहले कहाँ बाल काटते थे, कहाँ कटिंग करते थे, आप कौन से हेयर सैलून में काम करते थे? मैंने कहा, मैं बाल कटवाने आया हूँ। कह रहे, सर आपने बोला वैकेंसी। मैंने कहा, बोला वैकेंट सीट भाई। वो मुझे को कह रहा है कि थैंक गॉड उसने काम पे रखा नहीं कि देख के अच्छा लग रहा है, देखने से भी लग रहा है। समझ गए? तो ध्यान रखना, वैकेंट सीट और वैकेंसी। हाँ, ये एक क्वेश्चन है दिव्या का कि जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनको भी टेलीग्राम पे लिंक क्यों मिल रहा है? देखो, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनको टेलीग्राम पे लिंक इसलिए मिल रहा है क्योंकि 1-2 दिन में आपका ऐप पूरा सेटल हो जाएगा, पूर्ण रूप से सेटल हो जाएगा। तो जब तक पूर्ण रूप से सेटल नहीं है, आपका समय बर्बाद ना हो, आप ज्यादा परेशान ना हो, इससे बेटर है 10-20 बच्चे ज्यादा पढ़ लेंगे। आपके टेलीग्राम में 3,000 बच्चे हैं, 2,700 बच्चे क्लास में रजिस्टर्ड है, पेड क्लासेस में। 50-100 बच्चे ज्यादा देख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 2-3 दिन देख लेने दो उनको भी। लेकिन जैसे ही पूरा ऐप सेटल डाउन हो जाएगा और आप कहोगे सर 100% चल गया, सब कुछ खुश, सब कुछ बढ़िया से हो गया, सारी क्लास आपको ऐप पे आएंगी। ये तो हमें भी पता है कि जिस क्लास के हम पैसे ले रहे हैं फ्री में थोड़ी जान देंगे बाहर। तो बस ये कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको मदद कर दे, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। अब फनी चीज, इसको तुरंत वाइफ मिल जाती है। जैसे ही एडवर्टाइज करता है एक लड़की मिल जाती है। अब जो एक लड़की मिलती है उसका नाम है इपिसीन। तो किताब का जो नाम है इपिसीन वो एक्चुअली लड़की का नाम है, इपिसीन। तो एक लड़की मिल जाती है। अब ये बोलता है चलो शादी करो, मैरिज। अब ये शादी के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहां भी इतना आसान नहीं है। ये बोलता है कि मैं उसी पंडित से, उसी चर्च के फादर से शादी करूंगा, करवाऊंगा। फादर फादर बोलते हैं ना चर्च के पंडित को, उसी से शादी करवाओ जिसको जुकाम हुआ हो और मुंह से एक भी मंत्र ना पड़े। द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर लेवल कोल्ड हो, जिसको बहुत तेज जुकाम लगाओ और वो एक शब्द भी ना बोले। तो क्या उनको, अंशु आपके जैसे बैकअप लेक्चर्स आएंगे ना, आपको गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, उनकी प्रॉपर क्लासेस दोबारा से अलग से मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये बोलता है मुझे उससे शादी करवाओ, उस पंडित से जिसको, पंडित मतलब प्रीस्ट चर्च का, जिसको जुकाम हो, बहुत तेज जुकाम हो। बहुत मुश्किल से इनको एक प्रीस्ट मिल जाता है जिसको जुकाम है, और उसको इतना जुकाम है कि उसकी आंख भी नहीं खुल रही है। और वो मंत्र कैसे पड़ेगा? लिपसिंग ऐसे। ये कहता चलो शादी शुरू। अब जब शादी शुरू होती है, इसको आती है छींक, बहुत तेज छींक। अब जोर से छींक देता है। So the moment he sneezes loudly, ये परेशान हो जाता है मोरोस एकदम उछल जाता है कि अरे बाप रे कैसे छींक दिया इसने। और तुरंत मोरोस एक पर्ची पे लिखता है कि तुम्हारा 5 गोल्ड कॉइन फीस कट जाएगा, तुम्हारी फीस में से 5 गोल्ड कॉइन काटूंगा। तुरंत लिख के देता है। दोबारा छींक आती है, उसको वो रोकता है प्रीस्ट, वो पूरी कोशिश करता है रोकने की। उसको पता है छींका नहीं कि पैसा कटा नहीं। बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते फिर भी छींक देता है। ये तुरंत लिखता है 5 कॉइन और काटूंगा। तीसरी बार में तो प्रीस्ट पगला जाता है, लेट जाता है जमीन पे कि छींक ना निकले, छींक ना निकले, छींक ना निकले। छींक देता है, फिर से पैसे काटता है। पूरी शादी में वो 7-8 बार छींकता है और पूरे पैसे, ये प्रीस्ट के सारे पैसे काट लेता है। कहता है कुछ नहीं दूंगा। जब प्रीस्ट देखता है कि अब कुछ नहीं मिल रहा, प्रीस्ट इसका हाथ पकड़ लेता है और जोर जोर से छींकना शुरू कर देता है कि पैसे दे, पैसे दे। और ये इतना तेज छींकता है
कि ये कहता है ले अपना पैसा, भाग जा, मुझसे दूर हो जा। तुरंत उसको पैसा देता है, ले भाई भाग, अपना पैसा देके भगा देता। अब देखो उसको कैसे, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, उसको आवाज बर्दाश्त नहीं है। अब देखो, शादी करके अब शादी हो जाती है, इपिसिन घर में आती है। जैसे ही इपिसिन घर में आती है, ये लड़की जैसे ही शी एंटर्स द हाउस, क्या होता है दोस्तों बताओ? जैसे ही घर में आती है क्या होता है? पढ़ने मजा आ रहा है ना? पब्लिक कमेंट कर देना, पब्लिक। दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी तुम लोग लिख के आए हो विनीत पांडे अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके लिख देना कि पढ़ाता अच्छा है, भले 4 दिन लेट पढ़ाए, पढ़ाता अच्छा है। ठीक है? अब देखो क्या होता है। पहले नहीं बोल सकती थी, घर में घुसते ही बोलने लगी। जी हां, द मोमेंट शी एंटर्स इन द हाउस, जैसे ही घर में आई, पहले नहीं बोल सकती थी और अब बोलने लगी। द मोमेंट शी एंटर्स इन द हाउस शी स्टार्ट स्पीकिंग, एंड शी इज नॉट ओनली स्पीकिंग, शी इज डैम लाउड। वो सिर्फ बोल नहीं रही है, वो बहुत ऊंचा बोलती है, उसकी बहुत तेज आवाज है, मर्दों जैसी, मर्दों जैसी आवाज है, बहुत तेज बोलती है, ऊंचा बोलती है। अब मोरोस कहता है चीटिंग, मोरोस कहता है धोखा हो गया, तुम कैसे बोल सकती हो, मैंने तो गूंगे से शादी की थी। तो जब मोरोस बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लिख के बोलता उसको कि तुम कैसे बोल सकती थी, पहले नहीं बोल सकती थी अब बोलने लगी। तो ये बोलती है कि शादी इज अ डिवाइन थिंग, शादी एक सांस्कृतिक डिवाइन दैवीय चीज है, मुझे भगवान ने मेरी जुबान वापस कर दी है। माई टंग हैज कम बैक बिकॉज ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वॉइस। शादी एक पवित्र चीज है, चर्च में शादी हुई, भगवान ने मुझे मेरी जुबान वापस दे दी। अब भाई साहब उसके बाद ये समझ गए ना, नहीं बोल सकती थी, बोलने लगी। अब ये इतना तेज बोलती, अच्छा इसकी आवाज मर्दाना है, याद रखना, इसकी जो आवाज है वो मर्दाना है, बहुत तेज। ये सिर्फ बोलती नहीं है, शी इनवाइट्स फैमिली मेंबर्स फॉर पार्टी, म्यूजिक सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। शादी के बाद वाले ढोल ड्रम, पर्दे हटा दिए, दरवाजे खोल दिए, सब कुछ खुल गया, लोग आ रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, पूरे घर में दौड़ रहे हैं, शादी का माहौल बन गया है। अब और मोरोस हमारा भाई, हमारा हीरो जो है वो बेचारा अपने ही घर के अंडरग्राउंड चैम्बर में घर के अंडरग्राउंड चैम्बर में छुप के रजाई के से दब के बैठा है, क्विल्ट के नीचे, क्विल्ट माने रजाई, रजाई गद्दा, और इसने कान में क्या कर रखा है, बहुत सारा कॉटन रुई भर के रजाई में छुप के घर के अंडरग्राउंड में बैठा है, सीक्रेट चैम्बर में। आया मजा? अब समझ में आ रहा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जिंदगी में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नहीं भूलोगे। अब देखो क्या हुआ। अब शाम को इसका भतीजा आता है, हिज भतीजा डॉफिन रिटर्न्स इन द इवनिंग एंड सेज, और अंकल स्वाद आ गया, और अंकल शादी कैसी चल रही है, हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन अंकल, हैप्पी, आई एम हियर टू कांग्रेचुलेट यू, मैं तो बधाई देने आया हूं। मोरोज कहता है भैया गलती हो गई, मुंह से निकल गई, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई, बख्श दो, प्लीज मुझे मेरी बीवी से बचाओ। क्या बोलता है, मुझे मेरी बीवी से बचाओ प्लीज। ये कहता मैं क्यों बचाऊं, तुझे शादी करनी थी तो शादी कर ले, यू मैरी, व्हाई शुड आई गेट इन्वॉल्व। ही सेज प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार लिख लिख के बोलता प्लीज मुझे बचाओ प्लीज। ये कहता है ओके, वन कंडीशन, गिव मी योर कंप्लीट प्रॉपर्टी, मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो। ये तुरंत कागज मंगवाता है, गुस्सा तो करता है, खुश नहीं होता, बट ये तुरंत सारी प्रॉपर्टी भतीजे के नाम कर देता है कि ले जा भाई, सब ले जा, ले जा सब कुछ, पर मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अब जब सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो डॉल्फिन्स को बोलता है चलो मेरे साथ। ये अपने चाचा को लेके आता है, अंकल को, चलो चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारी वाइफ को ठीक करते हैं। ये जाता है, और जो ये लेडी है जो बहुत तेज तेज बोल रही थी, लड़की एपिसीन जो बहुत तेज तेज बोल रही थी, इसको जाके कस के बाल से पकड़ता है, ऐसे कस के चोरी पकड़ता है,
और ऐसे खींचता है, बाल खींचते ही चोटी उसके हाथ में आ जाती है और पता चलता है कि एपिसीन लड़का है, लड़की है ही नहीं। इसने विग पहना हुआ था बालों में, इसने विग लगाया हुआ था और यहां पता चलता है कि ये लड़की है ही नहीं, ये लड़का है और ये पूरा प्लान इसी का था। और ये जो लड़का है जो वाइफ बना हुआ है, ये उसका दोस्त है, इसका नाम है कट बियर्ड, ये उसका नाई होता है। ये लड़के का बार्बर था, दोस्त, इसका नाम भी कट बियर्ड है। तो याद रखो, वो लड़की होती ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बहुत बढ़िया, आई कैन सी योर बहुत सारे स्माइलीज, हंसते हंसते पढ़ रहे हो। अब जिंदगी में तुम कभी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नहीं भूलोगे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है। पूरी कहानी भी याद रहेगी, डॉल्फिन याद रखो, मोरोस याद रखो, लड़की असली में कौन थी, कट बियर्ड। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, ये लिख देना, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा। और अभी मैं और अच्छी चीज बताऊंगा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बारे में, तो ये सब याद रखना, भूलना नहीं किसी भी हाल में। हमने बेन जॉनसन इंट्रोडक्शन कर दिया, पूरा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कर लिया। अब आपको कुछ वर्क्स की मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि कुछ वर्क्स की क्रोनोलॉजी हमें देखनी है, तो वो क्या, कौन कौन से वर्क्स की आप क्रोनोलॉजी देख सकते हो। इफ यू वांट टू चेक सर्टेन वर्क्स, तो कौन कौन सी क्रोनोलॉजी आपके इंपॉर्टेंट चीजों में काम आ सकती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। चलो, अब पहले क्रोनोलॉजी में से कुछ चीजें देख लो एक बार। ये आपको सब मिलेगा, वी विल गिव यू, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। फर्स्ट चीज सबसे पहले यही याद करो, क्योंकि अब इसके बाद फिर हम ड्रामा देखेंगे, ठीक है। और कंपटीशन भी था इसका, राइवल, फ्रेंडली राइवल ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये क्योंकि समकालीन है, दोनों ड्रामेटिस्ट है, तो एक कंपटीशन तो होता ही है, ठीक है। देखो, जॉनसन किल्ड एन एक्टर इन अ ड्यूएल, तो मैंने बताया था कि कुछ समय के लिए ये इसने किसी को मार दिया था, और एक कंट्रोवर्शियल प्ले के लिए जेल में गया था, ईस्टवार्ड हो। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि किस प्ले के लिए जेल में गया था, ईस्टवार्ड हो के लिए। अब देखो, उसके बाद पोएट लॉरियट बनता है 1616 में, बेन जॉनसन, ये फर्स्ट पोएट लॉरियट माना जाता है। वैसे ऑफिशियल पोएट लॉरियट जॉन ड्राइडन है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहां पढ़ते समय याद रखने हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी कब्र पे क्या लिखा हुआ है, ओ रेयर बेन जॉनसन। ये इनकी ग्रेव, इनकी कब्र पे लिखा हुआ है। इनको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ क्रोनोलॉजी बतानी है, ताकि आप जब खुद पढ़ो तो ये ना हो कि आप सारी पढ़ लो, सारी नहीं पढ़नी है। सबसे पहले ये सिलेबस का पार्ट है, तो टाइमिंग याद करनी है, आता ही है। इसका सीक्वल है ये, आउट ऑफ हिज ह्यूमर, तो मैं ये थोड़ा सा ये भी पढ़ाऊंगा, तो ये दोनों तो जरूर याद करना है। इसके बाद आपको सिर्फ वॉल्पोन, इसका टाइम याद रखना है, और वॉल्पोन के साथ साथ आपको इनमें से देखना है एपिसीन, एपिसीन का टाइमिंग याद रखना है, ठीक है। वॉल्पोन हो गया। एक आपको देखना है एल्केमिस्ट, ओनली टाइटल एंड टाइमिंग, नो नीड टू रीड एनीथिंग। एल्केमिस्ट 1610, तो ये लिख लो, वॉल्पोन, एपिसीन, एल्केमिस्ट 1610, और ये सिर्फ इतने ही ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा बेन जॉनसन को करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस में बकायदा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर सिर्फ इतना दिया है। अगर पूरा राइटर दिया होता तो फिर हम इसके बाकी वर्क्स और पोइट्री सब देखते। तो हमारा मेन पर्पस ये रहेगा पढ़ने का। नंबर 2 पे ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, एपिसीन मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें मैं आपको बाकी सारी चीजें कवर करवा दूंगा। तो आज ये सारी चीजें रट्टा मार लेना, याद कर लेना, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, और ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक हो गई हैं, तो आप ऑलरेडी चीजें कर रहे हो। बहुत से लोगों के नोट्स हैं जो पहुंच चुके हैं, कुछ बच्चों के अगर अभी तक भी नहीं आए हैं तो वो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, हमने क्रॉस चेक करवाया है। तो आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी अपने नाम से पता कर सकते हो कि बुक्स या नोट्स हैं कि नहीं, क्योंकि मॉनसून इशू है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो और इमरजेंसी चीजें पहुंचाने में ज्यादा बिजी हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक एलटी ग्रेड या टीएसटी पीएचडी कॉम्बो नोट्स ऑर्डर नहीं किए, कर लो, क्योंकि लास्ट डेट खत्म होने के बाद ये 8,000 9,000 का रेट हो जाएगा,
और वहां फिर आप फंस जाओगे। अभी टीजीटी पीएचडी का रेट जो है फीस है 10,000 हो गई है, तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी किया 10,000 में, तो कह रहे थे कि सर हमें नहीं पता था, हमारे हाथ से निकल गया डेट। तो अगर, क्योंकि देखो मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, अगर पढ़ने में हाथ में नोट्स भी बहुत अच्छे हो गए तो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में कम से कम तुम्हारे मन में ये नहीं लग रहेगा कि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश नहीं की। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यानी एक बार तो जोर लगा दो अपना। सो दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सजेशन कि आप नोट्स जरूर ऑर्डर करो ताकि आपकी पढ़ाई स्पीड अप हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।